सबको नमस्कार। इसी साल मेरा एक नया कविता संग्रह आया है जिसका शीर्षक है मुनाफे का गणतंत्र। मैं आपको उसका कवर दिखाता हूँ। ये पतला सा एक संग्रह है जिसमें करीब 27 कविताएं हैं जो मात्र 63 पृष्ठों में फैली हुई हैं। इन कविताओं का एक ही विषय है, सब कविताओं का। एक तरह से इसमें क्रमिक कविताएं हैं और इनका विषय है कि मुख्यतः तो यह है कि लेखक की क्या स्थिति रही है शुरू से, इतिहास के शुरू से और आज तक, जो उसको इतना आंखों पे बिठाया जाता है एक तरफ, और दूसरी तरफ कितना दयनीय है वह। जैसे कि स्त्रियों की हमारे यहाँ स्थिति है कि यूं तो जो है उसे देवी कहा जाता है और कहा जाता है जहाँ उसकी इज्जत होती है वहाँ देवता रमते हैं, लेकिन समाज में अनादर होता है। इसी तरह कुछ कवियों की दुरावस्था होती है, बात है उसकी। तो मुख्य विषय तो यही है और प्रासंगिक इसमें जो बात आ गई है वह यह है कि पढ़ने लिखने का माहौल क्या है आजकल। पढ़ने लिखने के माहौल के बारे में अक्सर लोग चर्चा करते हैं और बहुत इसके लिए कारण भी ढूंढते हैं, जैसे टेलीविज़न है, फिल्में हैं इत्यादि। तो इस संग्रह पर आते हैं और मैंने इसकी एक छोटी सी भूमिका लिखी है। पहले मैं आपको वह सुना देता हूँ क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें दो छोटी छोटी दरअसल भूमिकाएं हैं। पहली भूमिका को मैंने आमुख कहा है। उसमें मैंने लिखा है, ये कविताएं लिखते हुए मुझे कई स्थानों पर यह कठिनाई आई कि जाति के आयामों को चिन्हित करते हुए मुझे इस विषय में संवेदनशील वर्गों की भावनाओं का भी ख्याल रखना था। मैंने कोशिश की है, यह कितनी कामयाब हुई है आप बताएंगे। मेरा अनुमान है यह कठिनाई उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। बुद्ध ने ब्राह्मणों से अपने संवाद में इसे बहुत सहजता से हल किया है। वह सबके लिए मार्गदर्शक बने, ऐसी मेरी कामना है। इसकी अगली कुछ भूमिका है, वो मैं पढ़ देता हूँ, अभी छोटी सी है। ये कविताएं कुछ अनुदात्त हैं। अपनी अनुदात्तता से ये बाहर फैली अनुदात्तता का पता देती हैं। ऐसा लगता है कविता में अनुदात्तता के प्रवेश का समय आ गया है। उसके लिए जगह बनाए बिना कविता फिस साबित हो रही है। उसे पूछने वाले कम रह गए हैं। पुरानी कविता से रामचरितमानस समेत लोगों के दिलों का धड़कना बंद हो गया है और बाजार ने सारे खाली स्थानों को भर दिया है। ढूंढ कर प्राइम स्थानों पर कब्जा कर लिया है। सूर, तुलसी और कबीर या मीराबाई, शास्त्रीय संगीत और परंपरागत खानों से लोग विमुख हो रहे हैं। बाजार ने नित नई चीज आजमाने की होड़ शुरू कर दी है जो उसकी बिक्री बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा मालूम देती है। बेतहाशा लोगों की भीड़ को सामने देखकर बाजार ने एक बार के गाहक पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है।
जिसमें गुणवत्ता से समझौता कोई मुद्दा नहीं है, फिर चाहे फिल्में ही क्यों न हों, जो आजकल सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और प्लेटिनम जुबली की रीत को पीछे छोड़ चुकी हैं। जैसे शेयर बाजार शेयर के लाभ देने की क्षमता का अग्रिम आकलन करके उसका मूल्य निर्धारित करता है, वैसा ही निर्धारण कविता समेत हर बिकने वाली वस्तु का हो रहा है। बड़ी पूंजी अपने संसाधनों के बल पर यह निर्धारण सटीक ढंग से करती हुई हमारी संस्कृति को दिशा दे रही है। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है और जले पर नमक की तरह पूंजीवाद और जातिवाद का गठजोड़ अपने उफान पर है। अंग्रेजी सदा से इसमें तीसरी बड़ी भागीदार है, जिसकी मार्फत वैश्विक पूंजी और आर्थिक उपनिवेशवाद का जहर जन जन तक पहुंच रहा है। वर्तमान सरकार ने इस प्रक्रिया में अभूतपूर्व सहयोग देकर इसे और मारक बना दिया है। राजनीतिक पार्टियां अपना प्रचार राजनीतिक आदर्शों की बजाय बाजार के नियमों के अनुसार कर रही हैं। धर्मगुरु, एड गुरु और बाजारविद टेलीविज़न पर राजनीतिक आर्थिक बहसों में भाग ले रहे हैं। वे और प्रमुखता से सामने आएंगे, ऐसा लगता है। जब मानवोचित भावना का व्यापक स्तर पर खरीदा बेचा जाने लगे, तो फिर समाज में अनुदात्तता या उदात्तता न्यूनतर होती जाएगी, ऐसा अनुमान होता है। यही अनुमान कविता में भी अनुदात्तता के अधिकाधिक प्रतिबिंबन की संभावना को व्यक्त करता है। भारतीय समाज की अनुदात्तता का केंद्र बिंदु जातिवाद लगता है। यूं शहरों में इसके कम होने का उदाहरण लोग देते हैं, किंतु उन्हें जरा सा खरोंचने पर ही जातिवाद दिखने लगता है। यह नशे की तरह, व्यसन की तरह या पतली पारदर्शी परत की तरह पूरे समाज पर छा गया है। हर धर्म, हर वर्ग के भारतीय अपनी जातिगत पहचान से ऐसे बिंध गए हैं कि उन्हें अपने व्यक्ति होने का पता नहीं चल रहा है। वे सहज व्यक्ति की बजाय खंडित व्यक्ति हो गए हैं। नैसर्गिक भाव और मान उनसे छूट गया है। उनकी दृष्टि बाधित हो गई है, इतना तक कि वे सोचते हैं कि जाति तो रहेगी ही, हर समाधान इसके साथ होगा, इसको छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए इन कविताओं में अपने जाति निरपेक्षता के आग्रह और तत्संबंधी हंसी मजाक के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जब गांधी भी जाति को सार्थक मानते हों, तिलक भी ऐसा ही मानते हों, गीता में कृष्ण भी वर्ण और प्रकारांतर से जाति के समर्थक बना दिए गए हों, तो कवि के पास क्षमा याचना के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं रहता। उसे अपनी संवेदना की रक्षा करते हुए अपनी बात कहनी है। और क्या कहूँ, सिवाय इसके कि दृष्टि विशेष से बाधित सांस्कृतिक पुनरुत्थान के इस दौर में हमें अपने देश से प्रेम करते हुए केवल वर्ग, धर्म और जाति निरपेक्षता ही नहीं, अपितु राष्ट्र निरपेक्षता तथा सांस्कृतिक निरपेक्षता को भी अपनी विचारणा में उचित स्थान देना चाहिए। इंसानियत का शायद यही तकाजा है। कवि कुल गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर भी ऐसा ही कुछ कह गए हैं। अब देखिए, पहली कविता पर आते हैं, जिसका शीर्षक है किताब। मैंने एक को किताब दी, उसने मेरे ही सामने
दूसरे के आगे कर दी। दूसरे ने कोई रास्ता न देख पन्नों से खेलते हुए वहीं रख दी। इससे पहले एक शख्स ने कहा, आप किताब पर किताब लिखे जाते हो, मुझे नहीं पता लगा वह तारीफ कर रहा है या क्या। इससे भी पहले एक को देने लगा तो उसने कहा, मैं लौटते हुए लूँगा। एक और वाक़ये में मैंने किसी को 2 प्रतियां दी, एक उसके लिए एक अन्य के लिए। कल मुझे अन्य मिला तो उसने पुस्तक के बारे में पूछा। जाहिर है उसे मिली नहीं थी। 3 महीने बाद भी ये वाक़ये होते रहते हैं। मैं ध्यान नहीं देता था। मुझे याद आया, मैंने कहीं पढ़ा था कवि केदारनाथ सिंह अपने गांव गए तो उनके पुराने परिचित ने पूछा, कविताएं लिखते हो? वे हाथ जोड़कर मौन आगे बढ़ गए। मुझे समझ नहीं आई थी उनकी यह प्रतिक्रिया आज आ रही है। किताबें ऐसी खीर है, सामने रख दो और खाने को कहो तो भी सामने वाला खड़ा होकर चारों तरफ देखता हुआ कहता है, किधर है किधर है, और गायब हो जाता है। केदारनाथ सिंह एक और बात कहते थे, किताबें बहुत कम लोग पढ़ते हैं। नादान था मैं, किशोर अवस्था से बुढ़ापे तक जो किताबों को सबके लिए समझता रहा। कॉलेज में जब मैं कविताएं लिखता था तो कैसे रोमांच से भर उठता था, लेकिन कोई नहीं सुनता था। फिर मैंने तरकीब निकाली। एक दफ़ा दोस्तों को कैंटीन में चाय पिलाकर जेब से कविता निकाली तो उन्हें सुननी पड़ी थी। फिर भी दोस्त थे कि जब भी मिलते थे कविता के बारे में पूछते थे। शायद उन्हें कविता से ज़्यादा मेरे रोमांच में दिलचस्पी थी, जैसे लोगों को किताबों से ज़्यादा उनसे श्रद्धा में रहती है। जैसे वे मंदिर के सामने हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाते हैं बिना दर्शनों की परवाह किए। धन्यवाद। शेष कविताएं फिर।